ISP Munch. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अरसलान जावेद, ट्रेनर। एक सवाल जिसके ऊपर हमेशा मैं सोच में पड़ जाता हूँ वो ये है कि सक्सेस की रेसिपी क्या है। ये सक्सेस आखिर हासिल कैसे की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा फोकस होना ज़रूरी है, और कुछ लोग कहते हैं कि परसिस्टेंस का होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जो अपने एक्सपीरियंस से सीखी वो ये है कि ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। असल चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आपको जो चीज़ सक्सेस की तरफ लेके जाती है वो है बिलीफ। हमारा यकीन कितना मजबूत है ये हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अब एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स था जो चेस का बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था। उसके जितने टूर्नामेंट्स होते चेस के वो जीत जाता, जितने मुकाबले होते वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती वो चेस के मुकाबले जीत जाता। अब क्या हुआ कि वो इतना सेलिब्रेटेड प्लेयर बन गया चेस का कि सब लोगों ने सोचा कि यार ये बंदा जो है ये तो चेस में अपना दुनिया में नाम बनाएगा, और ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही वो 21 साल का हुआ, वो यंगस्टर था, जैसे ही वो 21 साल का हुआ उसने कहा चेस की बस, अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो उसने क्या सीखा? चेस जो कि बैठ के सिर्फ कुछ गोटियों के हिलाना होता है, उसने उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ के अंदर एंट्रेंस ली, और वो थी मार्शल आर्ट्स। एक शख्स जो कि चेस में वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बन गया, उसने अपनी फील्ड चेंज की और उसने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया। उसने ताई ची शान एक मार्शल आर्ट्स की किस्म है, उसमें उसने अपने एक्सपर्टीज़ हासिल करनी शुरू की। कई दफ़ा उसको मारे पड़ी, कई दफ़ा उसका बाजू डिसलोकेट हुआ, उसकी हड्डियां हिल गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैंने ये सीख के रहना है। और उससे क्या हुआ कि वो 2 दफ़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीता मार्शल आर्ट्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो पहले चेस में भी बहुत अच्छा था, अब फिर वो मार्शल आर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। यकीनन उस शख्स को अल्लाह पाक ने बड़ा ब्लेस्ड बनाया होगा, यकीनन उसके पास ऐसी काबिलियतें होंगी जो हमारे पास नहीं हैं। एक्चुअल में यही बिलीफ हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। आइए शुरू से बताता हूँ कि ये वाक़या किस तरह से हुआ। किसी ने उस प्लेयर से, चेस के प्लेयर जो मार्शल आर्टिस्ट बन गया, उससे किसी ने पूछा कि तुमने ये जो मार्शल आर्ट्स था इसमें कैसे इतनी एक्सीलेंस हासिल कर ली। तो उसने कहा कि मैंने जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा चेस का टूर्नामेंट खेला था तो मैं हार गया था, और उसी हार ने मुझे उस ट्रैप से निकाल दिया। लोगों ने पूछा कौन सा ट्रैप? उसने कहा वो ट्रैप जो हमारे वालिदैन, हमारा मुआशरा हमें जिसमें डालता है, वो है इस यकीन को बावर करवाना कि तुम स्पेशल हो। दोस्तों, जब हम ये बिलीव करना शुरू कर दें कि हम तो स्पेशल हैं, तो उस दिन हम हारना शुरू कर देते हैं। उस दिन हमारी परफॉर्मेंस ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं कि हम ख़ास हैं, हम हार्ड वर्क करना छोड़ देते हैं। और जब हम हार्ड वर्क करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हम हर चीज़ फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मैंने अगर ज़िंदगी में एक चीज़ में कामयाबी हासिल कर ली है और मैं उसी का ज़िंदगी भर खा रहा हूँ, तो इसका मतलब है आई एम नॉट अ वेरी एबल पर्सन। अगर एक पर्सन है जिसने एक दफ़ा हार मानी, फिर हारा, फिर हारा, और फिर भी वो अभी तक कायम है कोशिश करने में, वो मेरी नज़र में एक बहुत काबिल इंसान है। क्यों? क्योंकि 2 किस्म के माइंडसेट्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट।
फिक्स्ड माइंडसेट के लोग वो होते हैं, आप को मैं बताता हूँ, आपके लिए रेलेवेंट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे आपने मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर ले लिए, तो आपके कुछ दोस्त आपके पास आएंगे, कहेंगे यार तुम तो जीनियस हो, तुम तो मैथ्स में बहुत जीनियस हो, यार हमारे से मैथ्स नहीं होता, ठीक है। अब ये वो लोग हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं, जो आपको तारीफ दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो आपको तारीफ देंगे, यार ज़रूर तुमने हार्डवर्क किया होगा, ज़रूर तुमने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी, इसलिए तुम मैथ्स में अच्छे हो। मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह मैं भी तुम जितना अच्छा बन के दिखाऊँगा। यह है ग्रोथ माइंडसेट के लोग। ये दो किस्म के माइंडसेट हमारी ज़िंदगी में हमेशा मिलते हैं। क्यों? जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं उन्होंने अपने अंदर ये चीज़ बावर करा ली होती है कि दे आर स्पेशल इन वन फील्ड, यू आर नॉट स्पेशल। इस चीज़ को बिलीव कीजिए कि यू आर एज मच एज यू विल वर्क। आप जितना काम करेंगे आप उतने काबिल बनेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को बराबर बनाया है, लेकिन हर इंसान में यूनिकनेस ज़रूर दी है। उस यूनिकनेस को आप अपनी एफर्ट में डालेंगे तो यील्ड बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन आप जितना एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वापस आते हैं उस प्लेयर के ऊपर जिसने चेस खेलनी शुरू की थी और चेस से वो मार्शल आर्टिस्ट बना, और अब वो मार्शल आर्टिस्ट से एक न्यू फील्ड जिजित्सु में अपनी लर्निंग कर रहा है, जो कराटे है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने अपनी फील्ड फिर बदल ली। उसने कहा कि मैं ज़िंदगी में हर चीज़ एंजॉय कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक दफ़ा कामयाब होने का राज जान लिया। और कामयाबी का राज क्या है कि अपने आप के अंदर ये बिलीफ रखो कि तुम उतने ही काबिल हो जितने के लिए तुम मेहनत करते हो। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। यही एक बूंद असीरों को है बारिश के हमें, एक दरीचे से तराई नमी सावन होगी, दिल इसी धोखे में एक उम्र से है जैसे अभी, तेरी आमद मेरे दरवाजे से रोशन होगी, जिसके ख्वाबों का मैं शहजादा रहा आज तलक, कुछ ही दिन में वो किसी और की दुल्हन होगी। एक गज़ल के चंद अशार। कोह पैमा बादलों से तेरी बातें करते हैं, ताकि जंगल की फ़िज़ा पर तेरा नशा तारी हो, गोलियां तक नींद की उस पर असर करती नहीं, तेरे बाजू के सरहाने की जिसे बीमारी हो। इसी तरह एक दूसरी गज़ल के चंद अशार हैं। सुनहरे जिस्म की दुनिया में आंख खुलती है, जब अपने खेतों से गंदुम की खुशबू आती है, हम ऐसे दश्त नवरदों की नब्ज़ काटने पर रगों से खून नहीं खाक बाहर आती है। और इसी तरह एक गज़ल है, वो मैं आपको पेश करता हूँ। क्या उसे मसला हुआ मुझसे, राबिता कर नहीं रहा मुझसे, आज भी दिन उदास गुज़रा है उसकी आवाज़ के बिना मुझसे, कम से कम हाल पूछ लेता था करके पहरों मुबाहिसा मुझसे, उस बदन के हसीन तिल की कसम, लब वहीं पर ही रह गया मुझसे, अच्छा शायर भी हूँ हसीन भी हूँ, दिल लगा ले ना शायरा मुझसे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सैयद फैज़ान फ्रॉम बीएससी सिविल इंजीनियरिंग। आज मैं जिस स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे हम मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे इंसान दुनिया में तरक्की करता गया, उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मेंटेन कर लिया, और उन्हीं ज़रूरत में एक बहुत अहम ज़रूरत जिसे हम दिफा कह सकते हैं, वो एक इंसान का दिफा थी। इसी ज़रूरत के तहत इंसान को बहुत सी और भी ज़रूरियात महसूस हुई कि पुराने टाइम में हमारे साथ ऐसा होता था कि जैसे जो पहले कोई बहुत ताकतवर बंदा होता था वो अगले बंदे को आराम से हरा देता था। तो उस ज़माने में ये सोच पैदा हुई कि हम कुछ ऐसा कर सकें कि जिससे एक कमज़ोर बंदा भी ताकतवर बंदे को हरा सके। तो उसी बुनियाद पर बहुत सारी टेक्निक्स ईजाद हुई और उसी की बिना पर मार्शल आर्ट्स का आगाज़ हुआ। मार्शल आर्ट्स बेसिकली लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसकी इस्तिलाह हम ऐसे ले सकते हैं आर्ट्स ऑफ मार्स। मार्स रोमियो का एक देवता था जो वो उसे जंग के देवता के नाम से जानते थे। अब अगर हम मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री की तरफ बढ़ें तो मार्शल आर्ट्स की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है।
आज से तकरीबन 4000 साल पहले शहंशाह हुआंग दी ने चीन पर हुकूमत की, जो एक बहुत ही अच्छा पोल फाइटर और रेसलर था। उसने यह तकाजा किया कि उसकी फ़ौज मार्शल आर्ट्स में माहिर हो। सन 700 कबल मसीह में मंगोल कबाइल ने भी चाइना में एक ऐसी गेम का इंट्रोडक्शन दिया जिसको हम स्कल थ्रैशिंग गेम भी कह सकते हैं। उन्होंने खोपड़ी को तोड़ने वाली कुश्ती को चाइना में मुतारफ़ कराया, जिसको हम आजकल बॉक्सिंग भी कह सकते हैं, जो आगे जाके बॉक्सिंग के नाम से मशहूर है, जिसमें फेस पे पंच मार के नॉकआउट्स देने होते हैं। अब चीनी मार्शल आर्ट सन 550 में मगरिब में भी तरक्की करता गया। अब देखा जाए तो चाइना एक मार्शल आर्ट्स का मरकज़ है, लेकिन जदीद दौर में मार्शल आर्ट्स की इब्तदा हिंदुस्तान में हुई थी। हिंदुस्तान में 527 में एक शाओलिन मास्टर जिसका नाम टामो था, उसने शाओलिन मॉन्क्स को बुद्धिस्ट की एक ट्रेनिंग दी। बुद्धिस्ट फिस्ट जिसे हम कहते हैं, 18 बुद्धिस्ट फिस्ट की उसने हमें ट्रेनिंग दी और यहाँ से फिर मार्शल आर्ट्स का आगाज़ हुआ। मज़ीद अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात करें तो मशरिकी एशिया का जो मार्शल आर्ट्स है वो मगरिब में आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हुआ। और इसकी मकबूलियत मगरिब में कैसे बढ़ी? मगरिब में इसकी मकबूलियत ऐसे बढ़ी कि जब मगरिब ने, यूरोप ने चाइना, जापान और कोरिया के साथ तिजारत स्टार्ट की। उस वक्त अमेरिका के बहुत से फ़ौजी चाइना, जापान, साउथ कोरिया में गए और उन्होंने वहाँ पे उनके फ़ाइटिंग स्टाइल को ऑब्ज़र्व किया, तो उनको लगा कि हमें भी ये सीखना चाहिए। और वहाँ से फिर जाके मगरिबी सकाफ़त में ये चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स शामिल हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शंघाई पुलिस एहलकार और मगरिबी एक बहुत ही अच्छा फ़ाइटर था, विलियम ई फेयरबर्न, उसको स्पेशल ऑपरेशन एग्जेक्टिव ने बरतानिया और कनाडा में फ़ौज को जिजित्सु की ट्रेनिंग देने के लिए शामिल किया। और 1950 की दहाई तक अमरीकी फ़ौजी जवानों की बड़ी तादाद जापान में, कोरिया में रही। एक कोरियन जंग के बाइस भी काफ़ी फ़ौजी तादाद वहाँ पर रही और वहाँ पर उन्होंने उनके मार्शल आर्ट्स को देखा और वहाँ से ही कोरियन मार्शल आर्ट्स को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ और वहाँ की फ़ौज ने कोरियन मार्शल आर्ट्स को एक बहुत ही अच्छे पैमाने पर सीखा। 1970 की दहाई तक कराटे और जूडो जैसे जापानी फ़नून दुनिया के नक्शे पर उभरे और वो दुनिया में बहुत मकबूल हो चुके थे। और ब्रूस ली के बारे में हम सब जानते हैं और मार्शल आर्ट्स की फ़िल्मों में ब्रूस ली ने कंफू एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है, वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया। 1980 की दिहाई में स्पोर्ट्स कराटे एक बड़ा बैनुल-अक़वामी खेल बन चुका था। जैसे हम आज देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये स्पोर्ट्स हमें खेलने को मिलता है। अब ये एक मार्शल आर्ट्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर हम इसकी जदीद आज के दौर में 20वीं सदी के आगाज़ में अगर हम मार्शल आर्ट्स के बारे में देखते हैं तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का क़याम 1920 में अमल में आया और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 1921 में हुई, जिसका पहला मैच जैक डेम्सी और जॉर्ज कारपेंटर के दरमियान में खेला गया। 1950 और 1960 की दिहाई तक जिजित्सु और जूडो कराटे भी दुनिया में मुतारिफ़ कराए गए। जो जूडो कराटे के फाउंडर में हमारे पास कैनो जिगारो शिहान का नाम बहुत ही फेमस है। वैसे तो बहुत सारे फाइटर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ स्टाइल, मुख्तलिफ़ कारनामे सर अंजाम दिए इन फाइटिंग स्टाइल्स में, लेकिन कुछ नाम हमारे पास यहाँ पे बहुत अहम है और इसमें हमारे पास कैनो जिगारो शिहान का नाम भी बहुत अहम है। किक बॉक्सिंग की इस्तिलाह किकू बोकू शिंगू, ये एक जापानीज़ इस्तिलाह है जो एक जापानीज़ प्रोमोटर असामो नोगुची ने म्यूथाई और कराटे के मुख्तलिफ अंदाज के लिए सरअंजाम दी। कराटे में जैसे हम देखते हैं टांगों का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, हाथों का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। म्यूथाई एक बहुत ही डेंजरस फाइटिंग स्टाइल है। तो ये सब फाइटिंग स्टाइल किक बॉक्सिंग जापानीज़ प्रोमोटर की मरहून मिन्नत है हमारे पास आज। अमेरिकन बॉक्सिंग जो आज हमें देखने को मिलती है, अमेरिकन किक बॉक्सिंग जो आज हमें देखने को मिलती है, ये बॉक्सिंग और कराटे की इम्तराज से बनी है। और इसका इम्तराज हमारे पास, ये जो तश्कील हमारे पास सामने आई थी, वो हमारे पास 1970 में सामने आई थी। और 1950 में कोरियन जंगें चल रही थी। कोरियन जंग के पेश नज़र हमें एक टाइक्वांडो फाइटिंग स्टाइल भी देखने को मिला, जिसमें सिर्फ टांगों का इस्तेमाल होता है। और ये मार्शल आर्ट्स टाइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट्स है जो कोरिया से ही आया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो
1960 से 1970 की दिहाई में मीडिया की दिलचस्पी भी मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कई फिल्में इसमें आई और मीडिया में भी कई लोग आए, और जैसे देखते हैं ब्रूस ली की ज़ेर असर बहुत सारी फिल्में भी हमें देखने को मिली, जिनमें बहुत सारी फेमस फिल्में भी हैं। हम कराटे किड देख सकते हैं, ब्लड शॉट देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जिसमें मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन टेक्निक्स हमें बताई गई हैं। और ब्रूस ली के बारे में ये कहा जाता है, ब्रूस ली एक बहुत ही फेमस फाइटर है, लेजेंडरी फाइटर है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि ये एक पहला ऐसा इंस्ट्रक्टर था जिसने अमेरिका जाकर मार्शल आर्ट्स सिखाई थी, और इसको अमेरिका का पहला मार्शल आर्टिस्ट होने का एजाज़ मिला था। क्योंकि उस वक्त में ये था कि चाइनीज़ और जापानीज़ मार्शल आर्ट्स को एक तरह से अपनी इबादत की तरह समझते थे, और उन्हें ये बहुत गरूर था कि ये मार्शल आर्ट्स सिर्फ हमसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से वो अपनी मार्शल आर्ट्स चाइना से, जापान से बाहर नहीं जाने देते थे। इसके अलावा और वो अपने टेक्निक्स, अपनी गेम्स, अपने पैंतरे इतने मुश्किल रखते थे कि अगर कोई बाहर से आ भी जाता था तो वो उसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ब्रूस ली वो वाइल्ड फाइटर था जो चाइना से अमेरिका गया, और अमेरिका में उसने जाके फिर ये मार्शल आर्ट्स का मुतारिफ़ कराया, और बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स हमें उसने दिखाई और हमें देखने को मिली। अगर हम जूडो की बात करते हैं तो वर्ल्ड जूडो चैम्पियनशिप 1956 से चलती आ रही है, जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास बुडापेस्ट, हंगरी में मौजूद है। और समर ओलंपिक्स में भी जूडो को 1964 में शामिल किया गया। अब वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप हमारे पास 1970 से हमारे पास मौजूद है और होती आ रही है, जिसका फाउंडर हमारे पास गीचिन फुनाकोशी को जाना जाता है। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे अहम नाम सर फहरिस्त हैं जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बेताज बादशाह जाने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चंद नाम आपके सामने रखेंगे। तो उसमें गीचिन फुनाकोशी एक बहुत ही फेमस नाम है। इसके अलावा अगर हम देखे जाएँ तो 20वीं सदी के दौरान ही हुकूमत ने फ़ौजों में मार्शल आर्ट्स को देखने के लिए एक बहुत ही पाबंदी आयद की कि फ़ौजी जो हैं वो गन्स के अलावा भी हाथों से, पैरों से लड़ सके, और हुकूमत ने तकाजा किया कि हमारी जो फ़ौज है वो भी कर सके। और इसी वजह से फ़ौज में भी काफ़ी हद तक मार्शल आर्ट्स को ढाला गया, और इसमें हमारे पास अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे पास दूसरी जंग अज़ीम के जंगजू मौजूद है, जिसमें हमारे पास KAPAP, इसराइल में कराव मागा, रूस में सिस्टमा और चीन में सांशो जैसे नाम सर फहरिस्त हैं जो ऐसे निज़ाम की मिसाल हैं। और सर्द जंग में भी अमरीकी फ़ौज ने हाथ से लड़ने पर तवज्जो दी, हाथ से, पाँव पैर से फाइटिंग करने पर तवज्जो दी, और इसकी बहाली हमारे पास 1989 में सामने कि 1989 में इसको दुनिया में बहाल कर दिया गया, और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये फाइटिंग स्टाइल हमें देखने को मिले। 1993 में जापान में पहला पैनक्रास प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें किक बॉक्सिंग के K1 असूल भी मुतारिफ़ कराए गए। 1990 में ब्राज़ील में जूडो, जिजित्सु जैसे खेल काफ़ी मकबूल हो गए, और इसी तरह ब्राज़ील की मरहून मिन्नत हमारे पास UFC भी सामने आया। UFC जो हम देखते हैं अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, जिसमें हमारे पास बहुत ही फेमस फाइटर्स हैं। इसमें मुस्लिम फाइटर्स भी खबीब नूरमैगोमेडोव आजकल हमें देखने को मिलते हैं, कॉनर मैकग्रेगर हैं हमारे पास, टोनी फर्ग्यूसन हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था मार्शल आर्ट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी हिस्ट्री। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। ISP मंच से अब तक के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भी बन सकते हैं ISP मंच का हिस्सा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। ISP Munch.